एक सुबह जेठानी जी मुस्कुराकर बोली, रोशनी, इस बच्चे को तुम मुझे दे दे। मैंने मुझे मजाक समझा और उसी लहजे में बोली, दीदी आप दोनों को रख लीजिए। मैं मजाक नहीं कर रही, मैं थोड़ा गंभीर हुई। मैं चाहती हूँ कि तुम इस बच्चे को कानूनन मुझे दे दो। मैं तुम्हें सोचने का मौका दूंगी। जेठानी के कथन पर मैं संजीदा हो गई। मेरे चेहरे की हंसी एकाएक गुम हो गई। कानूनन शब्द मेरे मस्तिष्क से सूल की शांति चुभने लगा था। कानूनन छोड़ मुझे 20 साल हो गए थे। छोड़ना तो नहीं चाहती थी, पर जब परायेपन की बू आने लगे तो रहना संभव नहीं होता। जब तक मेरी जेठानी का रवैया हमारे प्रति आत्मिक था, सब ठीक चलता रहा। पर जैसे ही उनकी सोच में दुराग्रह आया तो मैंने ही अलग रहना मुनासिब समझा। आज बरसों बाद जेठानी का खत आया है। खत बेहद मार्मिक था। वो मेरे बेटे प्रमोद को देखना चाहती थी। 60 साल की जेठानी के प्रति अब मेरे मन में कोई मनमुटाव नहीं रहा। मनमुटाव पहले भी नहीं था, पर जब स्वार्थ बीच में आ जाए तो मनमुटाव आना स्वाभाविक था। शादी के बाद जब ससुराल में मेरा पहला कदम पड़ा, तब मेरा जेठानी खुश होकर बोली, चलो एक से भले दो, वरना अकेला घर काटने को दौड़ता था। वो निसंतान थी, तब भी उनका इलाज चलता रहा और सफलता कोसों दूर थी। प्रमोद हुआ तो मुझसे ज्यादा खुशी उन्हें हुई। हालांकि दिल में अपनी औलाद न होने का कसक थी, जिसे उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया। बच्चों की किलकारियों से भला कौन वंचित रहना चाहता है। प्रमोद ने घर की मनहूसियत को तोड़ा। जेठानी ने मुझसे कभी परायापन नहीं रखा। वे भर सक मेरी सहायता करती। मेरे पति की आय कम थी, इसलिए वक्त जरूरत पैसों में मदद करने में भी वो पीछे नहीं हटती। प्रमोद को दूध का खर्चा वही देती थी, कपड़े आज भी वही खरीदती। मैंने उन्हें अपनी कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। प्रमोद को वो संभालती तो घर का सारा काम मैं देखती। इस तरह मिलजुल कर हम हंसी खुशी रह रहे थे। हमारी खुशियों को ग्रहण तब लगा जब मुझे दूसरा बच्चा होने वाला था। नई तकनीक से गर्भधारण करने की जेठानी की कोशिश असफल हुई और डॉक्टरों ने कह दिया कि इनकी मां बनने की संभावना हमेशा के लिए खत्म हो गई है। वो बुझी बुझी सी उदास रहने लगी। न उनमें पहले जैसी खुशी रही, न उत्साह। उनके मां न बन पाने की मर्मरता पीड़ा का मुझे एहसास था। क्योंकि मैं भी एक मां थी, इसलिए प्रमोद को ज्यादातर उन्हीं के पास छोड़ देती थी। जड़ी मम्मी, बड़ी मम्मी कहकर उन्हीं को चिपका रहता था। रात को उन्हीं के पास सोता। उनकी भी आदत कुछ ऐसी बन गई थी कि बिना प्रमोद के उन्हें नींद नहीं आती। मैं चाहती थी कि वो किसी तरह अपने दुखों को भूल रही हैं। जब मुझे दूसरा बच्चा होने को था, पता नहीं मेरे जेठ जेठानी ने क्या मशवरा किया। एक सुबह जेठानी जी मुस्कुरा कर बोली, रोशनी, इस बच्चे को तू मुझे दे दे। मैंने मजाक में समझा और उसी लहजे में बोली, दीदी आप दोनों को रख लीजिए। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं थोड़ा गंभीर हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम इस बच्चे को कानूनन मुझे दे दो। तुम्हें सोचने का मौका दूंगी। जेठानी के कथन पर मैं संजीदा हो गई। मेरे चेहरे की हंसी एकाएक गुम हो गई। कानूनन शब्द मेरे मस्तिष्क की सूल की भांति चुभने लगा। शाम को मेरे पति ऑफिस से आए तो मैंने जेठानी की बात उनके बता दी। वो बोले कि दे दो, हर्ज ही क्या है, भैया भाभी तो ही हैं। ये बोले। मैं बिफर पड़ी। कैसे पिता हैं आप? अपने बच्चे को जरा भी मोह नहीं है। एक माँ से पूछिए तो 9 महीने किन कष्टों से बच्चों को गर्भ में पालती है। भैया हैं, कोई गैर नहीं है। मैंने कब तक इंतजार किया है, फिर भी कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी कि मेरा बच्चा किसी और की अमानत बने। मैं अपने जीते जी ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मान लो लड़की हुई तो लड़का हो गया, या लड़की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पड़ता है सीमित आमदनी के चलते कहाँ ले जाएंगे। दहेज के लिए लाखों रुपए। भैया भाभी तो संपन्न है, वह इसकी बेहतर परवरिश करेंगे। परवरिश हम भी करेंगे तो मैं भी कुछ नहीं करूंगी, पर अपने कलेजे के टुकड़े को यूं जाने कैसे दूं मैं। मैंने आत्मविश्वास के पास जोर कर कहा, सोच लो, बाद में पछताना मत। हिसाब किताब आप कीजिए प्रमोद मुझसे ज्यादा उनके पास रहता है। क्या मैंने कभी एतराज किया? जो आएगा उसी भी वही पल मेरी आंखों के सामने। मुझे कोई एतराज नहीं होगा, उल्टे मुझे खुशी होगी कि इसी बहाने खून की कशिश बनी रहेगी। और ये सब चलता रहा।
मेरे कथन से मेरे पति संतुष्ट न थे। फिर भी मैंने मन बना लिया था कि हम लाख दबाए डाल दें, अपने बच्चे को उन्हें गोद लेने नहीं दूंगी। वैसे भी जेठानी जी को सोचना चाहिए कि क्या जरूरी है कि गोद लेने से बच्चा उनका हो जाएगा। बच्चा कोई सामान नहीं है जो खरीदे है और अपना हो गया। कल को बच्चा बड़ा होगा तो क्या उसे पता नहीं चलेगा कि उसके असली माँ बाप कौन है? वो क्या बच्चा लेकर अदृश्य हो जाएंगी? रहेगा तो वह हम सबके बीच ही। मुझे जेठानी की सोच में शुद्धता नजर आई। उन्होंने हमें हमारे बच्चों को गैर समझा, तभी तो कानूनी जमाना पहचानने की कोशिश कर रही थी। ताऊ ताऊ माँ बाप कम नहीं होते, बरसते अपने भतीजों को वैसा स्नेह अपनापन दे दिया। निसंतान ताई ताऊ प्रमोद की जिम्मेदारी नहीं होंगे। 15 दिन बाद उन्हें मुझे पुनः याद दिलाया तो मैंने साफ मना कर दिया। दीदी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, पर मेरा जमीर गवारा नहीं करता कि मैं अपने नवजात शिशु को आपको सौंप दूं। मैं इसे अपनी सांसों तले पलता बढ़ता देखना चाहती हूँ। वह मुझसे वंचित रहे, इससे बड़ा गुनाह मेरे लिए कोई नहीं हो सकता। मैं अपराध बोध के साथ नहीं जी सकूंगी। क्षणांश में भावुक हो उठी आगे बोली, ताई ताऊ माँ बाप से कम नहीं होते। मुझ पर यकीन कीजिए, मैं अपने बच्चों को सही संस्कार दूंगी। मेरे कथन पर उनका मुंह बन गया। वो कुछ बोली नहीं, पर पति जेठ जी से देर तक खुसुर पुसुर करती रही। कुछ दिन बाद पता चला कि वो मायके के किसी बच्चे को गोद ले रही हैं। वैसे भी कानूनन गोद लेने की सलाह मायके वाले ने भी उन्हें दी थी, वरना रिश्तों के बीच कोर्ट कचहरी का क्या अहमियत। आहिस्ता आहिस्ता मैंने महसूस किया कि अब जेठानी में प्रबोध के प्रति वैसा लगाव नहीं रहा। दूध का पैसा इस बहाने से बंद कर दिया कि अब उनके लिए संभव नहीं है। मुझे दुख भी हुआ, रंज भी। एक प्रमोद जो दिन भर बड़ी मम्मी लगाए रखता था। मैंने अपने बच्चों को मन में कोई दुर्भावना नहीं भरी। जब मैंने बच्चे को जन्म दिया, जेठानी ने सिर्फ औपचारिकता निभाई। जहां प्रमोद के जन्म पर उन्होंने दिल खोलकर पार्टी दी थी, वही बच्ची के प्रति कृपणता मुझे खल रही थी। मैंने भी साथ न रहने का मन बना लिया। घर जेठानी का था, उन्हीं आग्रह पर रहती। जब स्वार्थी गांठ पड़ गई तो मुझे घुटन होने लगी। मुंबई जाने लगी तो जेठ का दिल भर गया। प्रमोद को गोद से उठाकर बोले, बड़े पापा को भूलना मत। मेरी भी आंखें भर आई, पर जेठानी उदासीन बनी रही। 20 साल गुजर गए। मैं एक बार कानपुर तब आई जब जेठानी ने अपनी बहन के छोटे बेटे को गोद लिया था। इस अवसर पर सभी जुटे थे। उनके चेहरे पर अहंकार झलक रहा था, साथ में व्यंग भी। जितने दिन रही उन्होंने हमारी उपेक्षा ही की। वही मायके वालों को सिर आंखों पर बिठाए रखा। इस उपेक्षा से आहत में मुंबई लौटी तो इस निश्चय के साथ कि अब इधर कभी रुख नहीं। आज 20 साल बाद भी भीगे मन में उन्होंने मुझे याद किया तो मैंने उनके प्रति सारे गिले शिकवे भूल गई। उन्हें सही गलत की पहचान तो हुई। यही बात उन्हें पहले समझ में आ जाती तो हमारे बीच दूरियां न होती। 20 साल मैंने भी असुरक्षा के माहौल में काटे। एक साथ रहते तो सुख दुख में काम आते। वक्त जरूर पर सहारे के लिए किसी को खो जाना तो पड़ता है। खत इस प्रकार का था, कागज पर लिख देने से ना तो गैर अपना हो जाता है, ना मिट जाने से अपना गैर। खून से ज्यादा कागजों पर भरोसा किया, उसी का फूल भुगत रही थी। इस कलेजे में लगाकर पढ़ा लिखा कर आदमी बनाया, वही ठेंगा दिखाकर चला गया। जो खून से बांधा था उसे कागज में बांधने की नादानी की। ऐसा करते हुए भूल गई कि कागज तो कभी भी फाड़ा जा सकता है। रिश्ते भावनाओं से बनते हैं, यही तो मैं चूक गई। मैं क्या करती, इस भय से एक बच्चे को गोद ले लिया। इस पर किसी का कोई हक नहीं रह गया। वह मेरा सिर्फ मेरा रहेगा। ये मैं भूल गई थी कि 10 साल जिस बच्चे को माँ के आंचल से मैं अपना बचपन गुजारा हुआ, मुझे माँ क्यों मानेगा। मैं भी स्वार्थ में अंधी हो गई थी। वह मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। उस माँ के बारे में मैंने नहीं सोचा जिसने उसे पैदा किया कि वह ऐसा चाहेगी कि सिर्फ नाम एक गोदनामा था। इसकी आड़ में मेरी बहन का मुख्य मकसद मेरी धन संपदा हथियाना था, जिससे वह सफल रही। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि प्रमोद को मेरे पास बुढ़ापे की सेवा के लिए भेज दो, क्योंकि ये हक है मैंने खो दिया है। फिर भी उस गलती को सुधारना चाहती हूँ जो मैंने 20 साल पहले की थी। पत्र पढ़ने के बाद मैं तुरंत कानपुर आई। मेरे जेठ को फालिज का अटैक था। हमें देखने की उनकी आंखें भर आई। प्रमोद ने पहले ताऊ जी के पैर छुए और नानी की आंखें दबदबा गई। सीने से लगाकर भले गले से बोली, बित्ते भर का लड़का, अब तुझे पहली बार सीने से लगाया है। याद है, मेरे बगैर तुझे नींद तक नहीं आती थी। माँ की मगर से बचने के लिए मेरे ही आंचल से सिर छिपाता था। बड़ी मम्मी प्रमोद इतना कहना भर था कि जेठानी जी अपने आवेग पर नियंत्रण न रख सकी, भपक कर रो पड़ी। मैं तो अब भी आपकी चर्चा करता हूँ। मम्मी से कितनी बार कहा कि मुझे बड़ी मम्मी के पास ले चलो,
क्यों रोशनी, हम क्यों इतने गैर हो गए हैं कि कम से कम अपने बेटे की बात तो रखी होती। बड़ों की गलती मुझे सुधारते हैं। जेठानी जी ने उलाहना दिया। दीदी मुझसे भूल गई हैं। मेरे चेहरे पर पश्चाताप की लकीरें खिंच गई हैं। 2 दिन हम वहाँ रहे। लौटने को हुई तो महसूस किया कि जेठानी जी कुछ कहना चाह रही थी। संकोच, लज्जा, जो भी वजह से वो कुछ हमसे कह ना पाई। क्या हम फिर से एक साथ नहीं रह सकते? मैंने जैसे उनके मन की बात छीन ली हो। प्रतिक्रिया स्वरूप उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और बोली, रोशनी मुझे माफ़ कर दो। जेठानी के अपनेपन की तपिश में मैं हमारे मन की जमी कड़वाहट के हमेशा के लिए पिघला दिया है। तो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर।